मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में। इससे पहले हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष में 3 वंश पढ़ करके आए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश में 4 प्रमुख राजा हुए, कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। शिशुनाग वंश में प्रमुख 3 राजा हुए, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। नंद वंश में प्रमुख 2 राजा हुए, महापदनंद और घनानंद। घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में। इसमें 4 प्रमुख राजा हुए, कौन कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं बृहद्रथ। इन चारों राजाओं के बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद किस वंश के था? तो नंद वंश के था घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल का अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसकी मदद की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद किस वंश के था? तो नंद वंश के था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो कि सिकंदर के समकालीन था। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री बना था? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जो था मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहां पे बिताया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसको हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? तो कार्नेलिया था। कार्नेलिया की शादी किनके साथ कर दी गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई थी। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध संधि शर्तों के अनुसार कितने प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे? तो 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन? काबुल, गंधार, हेरात एवं मकराना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किन से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था?
तो इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियान्स ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो एम्पियान्स ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। प्लूटार्क कौन था? तो ये इतिहासकार हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार के रूप में दिए थे? तो 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुई थी उपवास के द्वारा। बिंदुसार, अब हम लोग बिंदुसार देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया मगध के राजगद्दी पे? तो बिंदुसार आया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार कब मगध की राजगद्दी पर बैठा था? तो 298 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का क्या अर्थ है? तो शत्रु विनाशक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। स्टेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में किस नामक राजदूत भेजा था? तो डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। स्टेबो के अनुसार डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। स्टेबो के अनुसार मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? तो डाइमेकस को माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेना कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंह सेना कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में कितने विद्रोहों का वर्णन है? तो 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? तो 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी? तो 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? तो खल्लाटक था। अशोक, अब हम लोग अशोक के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। अब बिंदुसार के बाद कौन बैठा मगध के राजगद्दी पे? तो अशोक बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? तो अशोक को माना जाता है। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किन किन लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में
अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ क्या उल्लिखित है? तो रानी अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। भ्राबु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भ्राबु अभिलेख में। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने अपने अभिषेक के जस्ट 8 साल बाद किस पे आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर कब अधिकार कर लिया था? तो 261 ईसा पूर्व में कर लिया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में किस नाम का राजदूत भेजा था? तो डियानीसियस नाम का राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक जो था पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। कैसे पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? तो कलहन की राज तरंगिणी से। कलहन की राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक किस धर्म का उपासक था? तो शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध की प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसकी प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो निग्रोध की प्रवचन सुनकर। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो अहरौरा लेख में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? तो बोध गया की। अपने अभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? तो निगाली सागर की। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी अशोक ने? तो लुम्बिनी की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। चारों गुफा का नाम क्या क्या था? तो कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? तो दशरथ था। दशरथ ने आजीवकों को कौन सा गुफा प्रदान की थी? तो नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के 7वें स्तंभ लेख में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र था। अशोक के पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा था। अशोक ने किस धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कितने लिपि का प्रयोग हुआ है?
तो 4 लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से मिले हैं। शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान में पड़ता है। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं। ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख भारत से मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो कि पाकिस्तान से मिले हैं, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब इधर से इधर। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख में। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन? तो शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पांद्रेटी पैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में हुई थी। अशोक की शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पाद्रेटी पैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अब हम लोग 14 शिलालेख देख लेते हैं और उनमें वर्णित किस विषय के बारे में चर्चा की गई है हर शिलालेख में, वो देख लेते हैं। पहला शिलालेख, अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो दूसरा शिलालेख में है। अशोक के तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इनमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। हर 5वें वर्ष दौरे पे जाने को कहा गया है राजकीय अधिकारियों को। किस शिलालेख में मिला है? तो तीसरा शिलालेख में मिला है। अब चौथा शिलालेख देख लेते हैं। इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। अशोक के 5वां शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 5वां शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठा शिलालेख में दी गई है। 7वां व 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। अशोक के 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। अशोक के 10वां शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। अशोक के 10वां शिलालेख से यह मालूम चलता है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अशोक के 12वां शिलालेख में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। यानी 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का भी वर्णन है। 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी है 13वां शिलालेख में। धम्म प्रचारक भी भेजे गए थे 13वां शिलालेख के अनुसार। 14वां एवं अंतिम शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के 14वां शिलालेख के अनुसार अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में हुई थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको हुई थी? तो जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अशोक के 7 स्तंभ लेख जो है वो किस लिपि में लिखी गई है?
तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अशोक के 7 स्तंभ लेख जो है वो कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अब 6 अलग अलग स्थान देख लेते हैं हम लोग, कहां से कौन स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो था वो कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ स्थित था? तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख किसके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले मेरठ में स्थित था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? तो मेरठ में स्थित था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पे स्थापित है? तो चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। चंपारण बिहार में स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में किसका चित्र बना है? तो मोर का चित्र बना है। ये कहाँ है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख? तो चंपारण बिहार में है। अब हम लोग मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी देख लेते हैं। 5 मौर्य प्रांत दिया हुआ है और 5 की राजधानी दी हुई है। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। उत्तरापथ मौर्य प्रांत। उत्तरापथ मौर्य प्रांत की राजधानी तक्षशिला में थी। अवंती राष्ट्र मौर्य प्रांत की राजधानी उज्जैनी में थी। अवंती राष्ट्र मौर्य प्रांत की राजधानी उज्जैनी में थी। कलिंग मौर्य प्रांत की राजधानी तोसली में थी। कलिंग मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली में थी। दक्षिणापथ मौर्य प्रांत की राजधानी सुवर्णागिरी में थी। दक्षिणापथ मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो सुवर्णागिरी में थी। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। प्रासी मौर्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो रूमीदेई है। रूमीदेई स्तंभ लेख नेपाल के लुम्बिनी में है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई कहाँ पे है? तो नेपाल के लुम्बिनी में है। रूमीदेई स्तंभ लेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया था। किस यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था? तो धम्म यात्रा के दौरान। किस यात्रा के दौरान लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया गया था? तो धम्म यात्रा के दौरान। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक का सार एकुना अभिलेख यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एकुना अभिलेख यानी कंदहार अभिलेख किस भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी मुख्यमंत्री एवं पुरोहित बनने से पहले उपधा परीक्षण के द्वारा गुजरना पड़ता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी? तो एक मंत्री परिषद होती थी।
एक मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में सिरस्त अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में सिरस्त अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थ का उल्लेख को ही महामात्र भी कहा जाता था, यानी सिरस्त अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार महामात्र की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। अब 18 महामात्र देख लेते हैं इस साइड में, और इस साइड में वर्णित तीर्थ दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित जो था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेनापति जो था उस सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र को युवराज कहा जाता था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिक कहा जाता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। अंतर्वेदिक समाहर्ता जो था आय का संग्रह करता था। सन्निधाता के अंतर्गत राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशास्ता जो था वो कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। प्रदेष्ट्री जो था वो कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। पौर व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षक अध्यक्ष होता था। नायक जो होता था नगर रक्षक अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल जो होता था वो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था। दुर्गपाल जो था वो दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल जो था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में चर किसको कहा गया है? तो जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। टोटल कितने प्रांत थे? तो 5 थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? तो विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की क्या नाम थी? तो ग्राम थी। ग्राम की मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था? तो गोप था। गोप जो होता था वो कितने ग्रामों का शासन संभालता था? तो 10 ग्रामों का शासन संभालता था गोप। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 30 सदस्यों का एक मंडल था, जो 6 समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 पचे 30, हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 6 समितियां थी और 5-5 सदस्य, तो 6 पचे 30 सदस्य हो गए। 30 सदस्य का एक मंडल था मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन में। अब हम लोग 6 समितियां देख लेते हैं। एक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति का कार्य क्या था? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति का क्या कार्य था? तो विदेशियों की देखरेख करना था। तृतीय समिति का क्या कार्य था? तो जन्म मरण का विवरण रखना था। चतुर्थ समिति का कार्य क्या था? तो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना था। पंचम समिति का कार्य क्या था? तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना था। षष्ठ और अंतिम समिति का कार्य क्या था? बिक्री कर का वसूल करना था। षष्ठ समिति का कार्य क्या था? तो बिक्री कर का वसूल करना था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितनावां भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था, यानी टैक्स के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था।
और जो टैक्स बचाता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन होता था? तो एग्रोनोमाई होता था। जस्टिन एक यूनानी लेखक था। जस्टिन कहाँ के लेखक था? तो यूनान के था, यानी जस्टिन एक यूनानी लेखक था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। किसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को किसकी गुलामी से मुक्त किया था? तो सेल्यूकस की गुलामी से। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? तो लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य सेना का रख रखाव जो था वो 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। अब 6 समिति दिया हुआ है, 6 समिति का कार्य देख लेते हैं हम लोग। मौर्य सेना का सैन्य समिति और उनके कार्य। प्रथम समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति का कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना था। पंचम समिति का कार्य था गज सेना की देखरेख करना। षष्ठ यानी छठी समिति यानी लास्ट समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किनके अधीन था? तो महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष किसको कहा गया है? तो गुप्तचर को कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में अनाज के माप के लिए किसका प्रयोग होता था? तो द्रोण का प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन था 7 वर्ग? तो दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? तो रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। मौर्य शासन जो था कितने वर्षों तक रहा था? तो 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो बृहद्रथ था। यानी अशोक के बाद मगध की राजगद्दी पर बृहद्रथ बैठा था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। बृहद्रथ के सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग की हत्या कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व में हुई थी। मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। यानी बृहद्रथ के बाद मगध पर पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश आया था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था।